हम हाजिर हैं आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय और रामानुजन महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सिनेमा समाज और शिक्षा विषय पर आयोजित रिफ्रेशर कोर्स के 11वें दिन के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम तो ये सोचते हैं कि हमारा समय का अवसान नहीं, समय हमारा जो है क्षितिज के पार चढ़ता जा रहा है और हर लेक्चर, हर व्याख्यान, हर बातचीत के बाद एक नई ऊंचाई की ओर हम जा रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। आज के हमारे इस सत्र के वक्ता गेस्ट हैं डॉक्टर सागर। हम जानते हैं कि डॉक्टर सागर आज की तारीख में एक लोकप्रिय गीतकार के रूप में बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर सागर को अपनी बात कहने के लिए बुलाऊं उससे पहले चंद शब्दों में उनके बारे में बताना चाहता हूं। डॉक्टर सागर का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ककड़ी गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा बलिया से और उच्च शिक्षा बीएचयू एवं जेएनयू से पूरी की आपने। अब तक लगभग 1 दर्जन फिल्मों के लिए, उससे भी अधिक कहूं तो, गीत लेखन किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं दासदेव, अनारकली ऑफ आरा, बॉलीवुड डायरीज, मैं और चार्ल्स, सेटर्स, लाली की शादी में लड्डू दीवाना आदि। अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित, मनोज बाजपेयी द्वारा अभिनीत रैप सॉन्ग बंबई में काबा, जिसे अभी हम सुन रहे थे, इस गीत ने लोकप्रियता की चोटी पर डॉक्टर सागर को पहुंचा दिया। इलैया राजा, सलीम सुलेमान एवं बिपिन पटवा जैसे मशहूर संगीतकारों की धुनों पर आप गीत लिख चुके हैं और आपके गीतों को भारत और पाकिस्तान के लगभग सारे प्रतिष्ठित गायकों ने, सिंगर्स ने गाया है, जिसमें से कुछ का नाम मैं लेना चाहूंगा जिन्होंने आपके गीत को गाया है। अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, पपोन, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, सुरेश वाडेकर, कुमार शानू, उदित नारायण, साधना सरगम, कैलाश खेर आदि। आपको बलिया जिले की तरफ से बलिया रत्न का सम्मान अवार्ड मिल चुका है। इसका मैं इसीलिए यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ कि कोई लेखक, कोई कवि, कोई कलाकार जब अपने गांव में, जिला में, अपने बीच के लोगों के बीच सम्मानित होता है तो इससे बढ़ के उसके लिए कोई पुरस्कार नहीं होता। वैसे 2016 में फिल्म बॉलीवुड डायरीज का गीत ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए, इस गीत को बीबीसी और द ललन टॉप ने उस वर्ष के टॉप 10 लिरिक्स में शामिल किया था। बंबई में काबा के लिए आपको महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल के द्वारा पूर्वैया राष्ट्रीय सम्मान, बागधारा 2021 अवार्ड और पूर्वैया राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुका है। डॉक्टर सागर, जैसा मैंने कहा कि बलिया बीएचयू होते हुए जेएनयू और जेएनयू से फिर बॉलीवुड तक की यात्रा की है। इन्होंने अपनी पीएचडी साहिर लुधियानवी को समर्पित की है और जाहिर है वे साहिर लुधियानवी को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि गीतकार सागर का आदर्श भले ही साहिर लुधियानवी हो, लेकिन उनके दिल में शैलेंद्र भी बसते हैं।
तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप सबसे पहले फिल्मों में गीत लेखन की चुनौती और संभावना विषय पर अपनी बात रखेंगे, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारे बीच प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी भी आ गए हैं। अगर उनका आदेश हो तो हम शुरू करें। श्रीधरन जी शुरू करें। जी सर, थैंक यू सर। तो मैं आमंत्रित करता हूं सागर जी को अपनी बात रखने के लिए। जी श्रीधरन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आत्माराम कॉलेज की तरफ से मुझे यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है। प्राचार्य साहब भी हैं, उनको मेरा सलाम पहुँचे, प्रणाम। और तमाम जो श्रोता हैं, शायद हमारे जो श्रोता हैं वो सब प्रोफेसर्स हैं सारे। हमसे ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए हैं मुझे सुनने के लिए। तो बातों में मजा आएगा। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब सवाल जवाब हो। अकेले बोलना तो ज्यादा मजा आता नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जो आप अपनी बात रखेंगे उसके बाद जो ओपन सत्र रहेगा, जो जिनको बोलना है वो हाथ उठाएंगे और हम सीधा प्रश्न आपसे रखवाएंगे आपके सामने। जी, तो श्रीधर जी, खासतौर से जो पहली बात मुझे रखनी है वो है कि सिनेमा में जो चुनौतियां हैं गीत लेखन की, खासतौर से जिस विधा में मैं आया हूँ, तो इसमें किस तरह की चुनौतियां हैं। माया नगरी थी इसको बोलते ही इसीलिए है कि माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है उस जगह पे हम पहुंचते हैं जिसके बारे में हमें कुछ अता पता नहीं होता है। कि इसके बारे में तो सच में कुछ पता नहीं होता था कि यहाँ क्या होता है, गाना कैसे बनता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, ये गीत लिखने के पैसे मिलते भी हैं या नहीं। मैंने किसी से पूछा तो उसने बोल दिया दे देते हैं 200-400-500 रुपए। मैंने कहा कि जब इतने कम पैसे मिलते होंगे तो कोई काम क्यों करने आए हैं आप। अगर इतनी मेहनत और इतने बड़े बड़े काम जो खास तौर से जो गीतकारों ने किए हैं, तो उसके पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये तमाम चीजें थी जो अंधेरे में थी। पता नहीं चलता कि यहाँ कैसे काम होता है और कैसे उसके पेमेंट होते हैं। यहाँ आने पर ही, फिल्म इंडस्ट्री में आने पर और यहाँ इसकी पूरी प्रक्रिया से गुजरने पर ही एक्चुअली इसकी हकीकत का अंदाजा लगा, पता चला कि यहाँ पे कैसे काम होता है। तो खासतौर से मैं अपनी पूरी जर्नी के साथ आता हूँ। उससे मेरी इस जर्नी से, मेरी यात्रा से, मेरे इस सिनेमाई संघर्ष की जो यात्रा है उससे अंदाजा लग जाएगा कि दूसरों को भी पता चलेगा कि एक्चुअली ये कैसे करते हैं और इसमें क्या संभावनाएं हैं। ये तमाम चीजें मेरी जिंदगी के संघर्षों से इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मैं बलिया के दिनों में मैं रहते हुए मैंने तमाम अपने साक्षात्कारों में, इंटरव्यूज में बोले हैं कि मैं बचपन से लिख रहा हूँ। मैं कक्षा 2 में जब पढ़ता था तब से मैं गीत ही लिख रहा हूँ। एक्चुअली मैंने जो शुरुआत की लिखने की वो गीत के ही फॉर्मेट से की। मैं वो चीज लिखना चाहता था कि जिसे गाया जा सके, क्योंकि गीत सुन सुन के ही मैं लिखना सीखा। मैं धान रोपनी का गीत हो, कजरी, सोहर, झूमर, जतसार, ये तमाम जो लोक गीत हैं, चाहे बलिया के लोग, गांव के लोग ददरी मेला नहाने जाते हैं, गुरुचरण मिलेला बड़ी भाग से, औरतें गीत गाते हुए गंगा नहान के लिए जा रहे हैं, ददरी का मेला। तो जो हम बचपन के दिनों में हम बच्चे भी जा रहे हैं उनके साथ गीत को सुनते हुए, और निर्गुण है होता था वो सुनते हुए जा रहे हैं। तो मन की जो बनावट है, हमारे जहनियत की जो बनावट है, ये तमाम लोक रंग से, लोक गीतों से, लोक तत्व के जो मेटाफर हैं, इन्हीं से हमारा रचना संसार तैयार हुआ है। तो उसी फॉर्मेट में
मैं भी लिखना शुरू किया। और वो जमाना था, हम लोग लगभग एक ही एज के आसपास के लोग हैं, कि जो गांव में लोग देखे हैं, जो मैंने देखा होगा वो आपने भी देखा होगा। तो वो नौटंकी का जमाना था, जब ये वीसीआर भी नहीं आया था। तो उस समय नाटक हुआ करते थे। तो नाटक होते थे और बिरहा होता था। नाटक और बिरहा का वो जमाना था जिसमें बड़े बड़े सिंगर थे, बुल्लू, रामदेव, परशुराम, पारस, काशीनाथ यादव, ओम प्रकाश यादव। ये तमाम बड़े बड़े बिरहिया लोग गाते थे। और वैसे ही भीड़ होती थी जैसे आज भोजपुरी बेल्ट में पवन सिंह, निरहुआ, खेसारी की भीड़ होती है, वैसे उन लोगों के लिए भी भीड़ होती थी। तो वो बिल्कुल लोक जीवन की धुनों पर जो समसामयिक जो घटनाएं हैं, जो कांड होते थे, उसको कांड बोलते थे एक्चुअली। उसके लिए एक शब्द होता था कांड की, गाजीपुर कांड, बनारस कांड उसका नाम ही था। और उसी पर बिरहा होता था, जो बिरहा जिसको हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं चंपू शैली, जो राजा ढोलन की कहानी, रानी कौवा हंसनी की कहानी, ये सब चंपू शैली में है, जिसमें कथा कहने वाला कहता है और उसी में गीत भी गाता है बीच बीच में। तो यही फॉर्मेट बिरहा का है। और ऑलमोस्ट यही फॉर्मेट में नाच भी होते थे, जिसमें पुरुष जो है वो साड़ी पहन के नाचते थे। कहानी चल रही है और कहानी के बीच में कुछ गाने के सिचुएशन होते थे। तो उस जमाने में मैं भी नाटक लिखता था और नाटक में गीत बनाता था। तो एकदम निहायत वो फिल्मी चीज है। अगर हम फिल्मों को देखें कि फिल्मों में किस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं और उस सिचुएशन को लेकर के फिल्में बन रही है। चूंकि यहाँ पे नए म्यूजिक बनते हैं, वो नए म्यूजिक नहीं होते थे, वो ट्रेडिशनल ट्रैक होते थे, ट्रेडिशनल धुनें होती थी, जिन धुनों पे मुसलसल उन घटनाओं को ला करके और कहानी कहानी कही जाती थी। तो ये मेरी मेरी जो पूरी जिंदगी है और मेरा जो पूरा बचपन है, ये तमाम ये नौटंकी और बिरहा के, मैं एक्चुअली मेरे नाच मंडली भी थी। मैं बचपन के दिनों में हम सट्टा भी लेके गए हुए हैं, हम अपनी पूरी टीम लेके चलते थे और हमारे कलाकार होते थे और वो गाते थे। बाद में कुछ लोगों ने ऐतराज किया कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते, ये सब करते। तो फिर हमने बिरहा का एक दल बनाया, गोल बिरहा, गोल उसको बोलते हैं। तो हम फिर बिरहा लिखना शुरू कर दिए थे कि कोई घटना कहीं पे कहीं दहेज के लिए किसी को मार दिया गया, किसी लड़की को कोई इस तरह की घटना हो गई या किसी का शोषण हुआ, तो उन मुद्दों को हम कहानी बनाते थे। और कहानी के और गाने का बीच में गीत और कहानी चलती रहती। तो ये पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट ही देखें तो फिल्मी है। तो मैं इन चीजों को करते हुए आ रहा था। और मैं तो भोजपुरी लिख रहा था जब खास तौर से एकेडमिक जगत में भोजपुरी लोग नहीं लिखते थे, नहीं लिखते थे, नहीं सुनते सुनाते थे। जब मैं बीएचयू भी पहुंचा, तो बीएचयू में जब मैं भोजपुरी कविताएं सुना रहा था, तो कई लोगों ने बोला कि अरे यार, ये क्या भोजपुरी सुनाते हो। और तो बहुत मुझे तवज्जो उसमें नहीं मिलती थी उन गीतों से, उन कविताओं से। लेकिन जेएनयू जब मैं पहुंचा, तो वहां मेरी भोजपुरी को भरपूर तवज्जो वहां के स्कॉलर्स ने दिए, जिसमें बड़े बड़े तमाम प्रोफेसर से लेकर के केदारनाथ सिंह ने हिंदुस्तान में एक आर्टिकल भी लिखी थी, वो अनाम है लेकिन मेरा ही जिक्र है, शहरों में जीवन की लय करके, उसमें मेरी चर्चा है, मेरा जिक्र है। तो मैं जब जेएनयू आया, तो मेरी समझ में आया, वहां जेएनयू आकर के खुद ही अपने को मजबूती मिलती है, परवाज के लिए पंख मजबूत मिलते हैं, जहां से पूरी दुनिया में हम उड़ान भरने का हौसला तो हमें जेएनयू दे ही देता है कि हम जहां भी जाना चाहें वहां हम जा सकते हैं। जेएनयू आने के बाद मेरी समझ में आया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लिए ट्राई करना चाहिए। लेकिन यह भी है कि जब आप बहुत ही गरीब परिवार में पैदा होते हैं, जहां निहायत आप ही कमाने वाले हो, जहां 15-16 मेंबरान
आपके परिवार के, आप ही पर डिपेंडेंट हैं, कि निर्भर हैं कि वो मैं कमाऊंगा तो घर चलेगा। तो ऐसे हालात में सिनेमा का सपना देखना और खास तौर से गीतकार बनने का सपना देखना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा मेरे लिए। लेकिन फिर इस जगह पे मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जो जेएनयू के साथी हैं, जेएनयू के उन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे मुंबई में टिकाए रखा और जिन्होंने मुझे गीतकार बना दिया। असल में अगर उन जेएनयू के तमाम दोस्तों का सपोर्ट नहीं होता, खास तौर से फाइनेंशियल सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ इस मंच से, कि जिन्होंने मुझे मेरी आर्थिक मदद की और मुझे यहाँ टिकाए रखा। और मैं आज बम्बई में काबा मैं लिख करके और मैं गीतकारों की उस फहरिस्त में आज जरूर खड़ा हूँ, जहाँ मेरी चर्चा गीतकारों की इस फहरिस्त में होती है। तो ये जब मैं यहाँ आया, इसमें भी जेएनयू का बहुत बड़ा रोल है, कि अशोक तंवर को आप सभी जेएनयूआइट और दिल्ली में तो रहने वाले सभी लोग जानते ही हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने, अभी आपने इलैया राजा, सलीम सुलेमान और बिपिन पटवा का जिक्र किया, तो सिनेमा में बिपिन पटवा से जो मेरी मुलाकात है वो अशोक तंवर की वजह से है। विपिन पटवा रामजस कॉलेज से हैं और चूंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे और कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो अशोक तंवर के साथ वो जुड़े हुए थे। तो उन्होंने ये मुझसे पहले ये मुंबई आ चुके थे और अशोक जी ने मुझे मुंबई भेजा और फिर विपिन पटवा से मेरी मुलाकात हुई और वहां से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। मुझे आते ही, मैं तो कहा करता हूँ कि मेरे हिस्से का कुछ संघर्ष विपिन पटवा ने कर लिया था एक्चुअली, और उनके साथ मुझे पहला ब्रेक मिला, जिसमें श्रेया घोषाल ने मेरा पहला गाना मुंबई में आने के बाद श्रेया घोषाल की आवाज में मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ, जिसमें विपिन पटवा की धुन थी। और वहां से अपना संघर्ष शुरू होता है और अपना काम शुरू होता है। फिर लव यू सोनियो, वाह ताज, मैं और चार्ल्स, लाली की शादी में लड्डू दीवाना और सेटर्स, तमाम मतलब 1 दर्जन फिल्मों के लिए हमने गीत लिखे और लगभग 50-60 गाने होंगे, जिसमें मैं यहीं पर थोड़ा आपको रोकूंगा सागर जी। इससे आगे की यात्रा हम सेकंड सेगमेंट में आप यहीं से शुरू करेंगे। जी जी बिल्कुल, ऐसा करेंगे तो अच्छा। हाँ, मुंबई पहुंचे तो आप गांव में किस तरह के गीतों की रचना करते थे? प्रश्न एक। जब दिल्ली आए या बीएचयू में रहे तो किस तरह के गीतों की रचना करते थे? और जब मुंबई गए अर्थात फिल्म में गए, फिल्म से पहले किस तरह के गीत की रचना करते थे? और वहां जाकर क्या लगा कि अरे मैं तो अब तक जो कर रहा था शायद इसमें कुछ उलटफेर करने होना चाहिए या क्या होना चाहिए? तो ये बात आप बताएंगे तो थोड़ा हमारे जो विद्वज्जन है थोड़ा इस टेक्निक को भी समझ लेंगे यहीं पर। जी, एक्चुअली जो गीत लिखना है या कविता लिखना है वो हमारी समझ का खेल है। जैसे जैसे हमारी समझ में बदलाव होता है वैसे वैसे हमारी रचनाओं में भी बदलाव होता है। मैं अगर बलिया में हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें जो औरत के बारे में हम जेएनयू में आके सोचते हैं, जात के बारे में, धर्म के बारे में, औरत के बारे में, जो बातें हम जेएनयू आके सोचते हैं वही बातें हम बीएचयू और बलिया में नहीं सोचते हैं। हमारे सोचने का नजरिया कुछ और होता है। हमारे जहन में जब मैं बलिया में हूँ तो निहायत में देशभक्ति गाने लिखता था। अब एक पूर्वी गाना था कि पनवा खिया के सैया मारो मती जनवा बहन लइका बानी छुआला पे हो जाए खराब। अब उस धुन पे मैंने लिखा था, वो बहुत मशहूर हुआ था। मैं 6वीं 7वीं में तब पढ़ता था कि देशवा के खातिर बीरना दे दिहले परनमा बारी उमरिया रहली सीमावा पे भइले कुर्बान। तो हमारे मन की बनावट, हमारा जो ज्ञान है, हमको इतना ही, हमको देशभक्ति आती थी। बलिया में रहते हुए हम सिर्फ देशभक्ति जानते थे। तो मेरे जितने गीत हैं
इवन लड़कियां जो मेरी क्लासमेट हुआ करती थी वो बोलती थी कि हमारे लिए गीत नहीं लिखते। तो जो कजरी, सोहर, झूमर की जो धुनें हैं, उन धुनों पर भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी और बिस्मिल, ये वीर अब्दुल हमीद, ये तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे जो फाइटर हैं आजादी की लड़ाई के, वो वही हमारे गीत के मुद्दा हुआ करते थे। हमारे पास तो दूसरे मुद्दे होते नहीं थे, हमारी उतनी समझ भी नहीं थी। और तो वो गीत, और दूसरा था सरस्वती वंदना, भक्त करे तोहरी पुकार जननी, किया के झोरी दरगिनिया के तार जननी। लेकिन उस मेटाफर में भी थोड़ा मेरा हट के था। आज मैं मुड़ के देखता हूँ, आज से 25-30 बरस पहले के अपने लिरिक्स को, मेरे लिरिक्स का जो काफिया और रदीफ है और जो मेटाफर है, वो ऐसा है कि मैं उसमें छेड़छाड़ आज भी नहीं कर सकता। जो मैंने चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं क्लास में जो मैंने गीत बनाए, और आज भी वो बलिया जिले में आप जाएंगे तो स्कूलों में वो गीत गाए जाते हैं। बच्चे स्कूलों में वो गीत गाते हैं जो मैंने छठवीं, सातवीं के दिनों में मैंने लिखा था। तब उन गीतों को मैंने जो लिखा था, तो जो हमारी समझ होगी, एक्चुअली हमारी समझ गड़बड़ होगी तो हम गीत लिखना और कविता लिखना तो एक क्राफ्टिंग का काम है, एक्चुअली एक डिजाइनिंग का काम है। जिसको डिजाइनिंग समझ में आ जाती है कि ऐसे ऐसे चमकते हुए शब्द और भाव और इमोशन लेके आएंगे तो वो बन जाता है। लेकिन वो समझ गड़बड़ होगी तो वो गड़बड़ समझ ही आएगी, चाहे आप कितनी भी खूबसूरती से मेटाफर और वो उसको रच दें, वो गड़बड़ी तो वहां दिखाई देगी। तो मैं जब गांव में था तो सरस्वती वंदना, बाद में कुछ लोगों ने, हाँ मुझे कुछ दलित मोहल्लों से आया कि मैं मशहूर था उस इलाके में कि गीतकार के तौर पे। तो कुछ दलित मोहल्लों से आए, बाबा साहब अम्बेडकर पे वो लोग जयंती मना रहे थे। तो वो लोग आए मुझसे गीत लिखाने के लिए। तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था कि मैं क्या लिखूं, मेरी समझ ज्यादा नहीं थी। तो मैंने उन लोगों से कहा कि यार मुझे बताओ, उनके बारे में समझाओ। तब मैं छठवीं सातवीं में ही पढ़ता था तो मेरी बहुत समझ नहीं थी। तो मैंने पूछा कि बताओ कि वो उन्होंने क्या क्या किया है और क्या है। तो उन लोगों ने मुझे बताया। तो मैंने जो जितना भी समझ पाया, बहुत अच्छा नहीं लिख पाया था, मुझे पोइट्री याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी समझ नहीं है तो वो मेटाफर, वो बिंब, वो प्रतीक बन के अच्छे से आएंगे नहीं। और बाद में जब मैं बीएचयू आ जाता हूँ तो बीएचयू में थोड़ा सौंदर्य परक रचनाएं मैंने की, और खूबसूरती को लेकर के, ब्यूटी है थोड़ा। तो शुरू में आपने लोक धुन को अपनाया, जैसे कजरी है और भी दूसरे जो लोक धुन है, कजरी, सोहर, झूमर, चैता, चैता, तो आपके पास इसकी विरासत थी। तो मतलब फिल्मों तक पहुंचने के लिए भी क्या लोक गीतों से जुड़ाव कितना कितना जरूरी है, आप कितना समझते हैं? मतलब आपने शैलेंद्र का नाम लिया तो शैलेंद्र और इवन साहिर साहब, शैलेंद्र और तमाम जो मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक हुई बै करी, मजरू सुल्तानपुरी का एक गाना। तो ये जितने बड़े लोग हमको दिख रहे हैं, और नौशाद साहब हैं, तमाम लोक धुनों से ही उनके गीतों की रचना हुई है। जो पूरे जो संगीत की संरचना दिखाई देती है वो अवध क्षेत्र के तमाम उन फोक धुनों से मिलकर के बनी हुई चीजें, और मजरू साहब और शकील बदायूनी की जो रचनाएं हैं। तो जो आदमी मतलब अपनी जड़ों से जितना ज्यादा जुड़ेगा, और लोक धुन तो अगर आपके पास है, तो हमारे पास तो इतनी बड़ी थाती है, इतना बड़ा स्टोर है कि उस पे तो लोग, सिनेमा में आप देख ही रहे हैं कि लोगों ने कितना चुरा चुरा करके और उधर का माल इधर कर दिया है, और उसमें थोड़ा अपना जोड़ के मिला के और अपना नाम डाल दिया है। आप बड़े बड़े गीतकार यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि जिन्होंने पूरा लोक धुनों
का और वो लोक गीतों के हुक लाइन को उठा के और ले करके यहाँ काम किया है, और वो सारे के सारे गाने बहुत हिट रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि बहुत बारीकी से लोक गीतों, लोक धुनों से और अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपनी काकी से, चाची से, सबसे, क्योंकि उनके पास जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियां हैं, जो भंडार है उनके पास, वो तो हमारे भीतर बहुत होना चाहिए। चाहे हम कहानी लिख रहे हो, चाहे हम गीत बना रहे हो, कविता लिख रहे हो, हमारे पास जितना इस सब का शब्द भंडार होगा और ये चीजें होगी, उतना ही हमारे लिए हमको समृद्ध बनाएंगी ये चीजें। तो क्या मैं यहाँ ये निष्कर्ष निकालूं कि आपके पास कोई अंग्रेजी का बैकग्राउंड नहीं था, आपके पास कोई शास्त्रीय गायन या वादन का कोई बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी आप जो मुंबई में जाकर के अपनी पहचान और अपनी जगह बनाते हैं, इसके पीछे वही झूमर, कजरी, दादी माँ है? जी जी बिल्कुल, मेरा बैकग्राउंड यही है। तो हाँ बिल्कुल, तो मतलब कि अगर सब कुछ ना होते हुए भी ये जो जड़ें हैं, ये सबसे प्रारंभिक चीजें हैं और आप उन्हीं जड़ों के माध्यम से आप वहां तक गए। अब आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे पहला जो पॉइंट वहां था थोड़ा उसको सैद्धांतिकरण करना था, तो वो मैंने कर दिया है। अब आप बीएचयू की बात शुरू कीजिए। जी, तो जब मैं बीएचयू में आया तो सौंदर्य परक रचनाएं मैंने ज्यादा की, और मतलब वहां आके हमने उद्बेगेला कितने सवाल संवरिया आइबे करी। और उसके पीछे एक और वजह थी। एक्चुअली उसकी वजह ये थी कि मैं अशोक द्विवेदी से, जो पाती पत्रिका के संपादक हैं और मेरे काव्य गुरु हैं, तो उनकी पाती पत्रिका आती थी, तो उन भोजपुरी की उन तमाम पत्रिकाओं से उस जमाने में मैं जुड़ा हुआ था। वो पांडे कपिल की विश्व भोजपुरी सम्मेलन हो, चाहे अरुणेश नीरन की समकालीन भोजपुरी साहित्य हो, चाहे अशोक द्विवेदी की पाती पत्रिका हो, उस जमाने की तमाम भोजपुरी और इवन हिंदी की भी, मैं तमाम हिंदी और भोजपुरी की पत्रिकाओं से बहुत गहरे जुड़ा हुआ था, लेकिन भोजपुरी से ज्यादा जुड़ा था। तो उस जमाने में पत्रिकाओं के लिए भी मैं कविताएं लिखता चला गया। तो मेरे पास जो बीएचयू में रहने का और जो उस रहते हुए जो कविताएं मैंने लिखी है, उसमें बहुत बड़ा योगदान अशोक द्विवेदी का मैं मानता हूँ कि उन्होंने मुझसे लिखवाया। उनकी वजह से मैं पाती पत्रिका में मैं लिखता था। तो उस समय की मेरी रचनाएं हैं। और जेएनयू आने के बाद एक अलग दुनिया है, और वहाँ लिखना मेरा एक तरह से बंद हो गया इन द सेंस कि वहाँ एमए का जो इतना कठिन होता है कि सेमिनार और टर्म पेपर में उलझ के आदमी 2 बरस पता ही नहीं चलता है। बहुत मसरूफियत भरा वो वक्त होता है कि जिसमें टाइम कम मिलता है कुछ अलग से लिखने का। और बाद में मैंने कुछ रचनाएं की, जैसे कबले जुल्मुआ के शासन चलेबा, हमके बनाई बनिहार कि है भैया कबले रह बनिहार। ये कावेरी हॉस्टल में रहते हुए ही मैंने लिखा था वो। और कौन काम के अल्लाह यीशु काहे खातिर राम। तो आप देख रहे हैं कि जेएनयू में आकर के जो मेरी रचनाएं हैं, उनका स्वरूप बिल्कुल अलग है। उनका उनकी पूरी जो समझ मेरी बनी है, वो समझ मेरी कविताओं में दिखाई देती है, जो जेएनयू आके मेरी समझ बनी। मेरी आवाज पहुंच रही है? आप सब सुन रहे हैं मुझे? जी सर जी। जी। तो जेएनयू आने के बाद जेएनयू की जो समझ बनी, वो मेरी रचनाओं में साफ नजर आती है। और फिर वहां से जेएनयू से पीएचडी करने के बाद, पीएचडी अवार्ड होने के बाद, मैं किसी तरह से मैं टी सीरीज से जुड़ गया। नोएडा जा करके मैं वहाँ टी सीरीज से जुड़ा, और वहाँ मैंने एक भोजपुरी फिल्म थी, गंगा किनारे प्यार पुकारे। मैं उस फिल्म में मुझे 3 गाने लिखने का मौका मिला। मुझे सिचुएशन मिला था वहाँ नोएडा में, और मैंने लिखा। पहला मौका था सिनेमा में लिखने का। एक गाना मैंने
पहले खुद लिखा, और 2 गाने जो थे वो म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे ट्रैक दिया था लिखने के लिए, तो मैं उस ट्रैक पे लिखा। और तो वही जो मैं कह रहा था कि चूंकि हम गांव के दिनों में हम लोक धुनों पर लिखते आ रहे थे, तो मेरे लिए कठिन काम नहीं था। किसी भी धुन में अपने तखय्युल को, अपने ख्यालों को लेके जाना मेरे लिए कठिन नहीं था। तो जब मुझे 2 धुनें मिली, म्यूजिक डायरेक्टर थे अखिलेश कुमार, उन्होंने जो 2 धुनें दी, उन धुनों को मैंने जज्ब किया, और जज्ब करने के बाद फिर मैंने उस पे अपनी पोएट्री चढ़ाई भोजपुरी की। तो मेरी शुरुआत मतलब पहली फिल्म में एक गाना मैंने खुद लिखा था, मोरे गौवा के जागल किसान रे, जिसके ऊपर बाद में धुन बनी। और विधना हंसावेला विधना रोआवेला, विधने का खेल है सबके। तो अभी आपने कहा कि जो गीत लेखन, जो आपसे गीत लिखवाए गए उसके धुन बाद में बने, तो फिल्मों में ये जो गीत लेखन पहले होता है या धुन लेखन, धुन तैयार बाद में होता है या पहले हो जाता है, थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये सवाल एक बार गुलजार साहब से पूछा गया, तो उनसे पूछा गया कि पहले तो गाने लिख दिए जाते थे, फिर धुन बनती थी, अब धुन बन जाती है और उस पे गाने लिखे जाते हैं। तो गुलजार साहब ने कहा कि सिनेमा की कुल उम्र 100 साल की है, और मैं पिछले 200 सालों से समझाते आ रहा हूँ कि धुन पहले आई है और लिरिक्स बाद में लिखा गया। तो एक्चुअली मतलब मजरू सुल्तानपुरी तो कहते हैं कि ये स्टार्टिंग ही मेरी, मतलब धुन पर लिखने की स्टार्टिंग मैंने की है। ये तो मजरू साहब का दावा है, नौशाद साहब के साथ जो काम किया है उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि धुनों पे गाना लिखने का चलन ये कोई नया है, ये चूंकि लोग जानते नहीं है इसलिए। नहीं तो इवन शैलेंद्र शंकर जयकिशन की धुनों पे गाने लिखे हैं। और इसमें ये साहिर साहब ने कम ऐसा काम किया। साहिर साहब लिख के भेज देते थे, दे देते थे, और उस पे काम होता था। और ढेर सारी लिखी हुई रचनाओं को वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना बेहतर था वो रचनाओं में। तो साहिर साहब की जो रचनाएं हैं उन पर धुन बाद में। अब आपने सुना होगा कि खय्याम साहब ने कहा कि तलखियां की जितनी पोएट्री है मैंने सबको उसको धुन में बांट दिया है, और साहिर साहब खुश हो गए थे। जो खय्याम साहब की पहली मुलाकात है साहिर साहब के साथ, जिसकी वजह से फिर सुबह होगी का पूरी फिल्म मिली थी, खय्याम साहब को साहिर साहब ने दिलवाया था। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो साहिर साहब की ऑलमोस्ट लिखी हुई रचनाओं पे काम हुआ है। और शैलेंद्र ने शंकर जयकिशन की धुनों पे काम किया है। मजरू साहब तो मुसलसल नौशाद साहब की धुनों पर गीत लिखे हैं। और ढेर सारे जो आज भी जो काम हो रहे, कहीं कहीं कोई ऐसी हुक लाइन, इवन बंबई में काबा जो है, वो अनुभव सिन्हा ने मुझे एक अमेरिकन ट्रैक भेजा था। अच्छा, तो कैसे ट्रैक क्या होता है? ये ट्रैक क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं तो ट्रैक नहीं समझा, तो ये क्या तो वो हाँ, वो म्यूजिक ट्रैक उसको बोलेंगे कि जैसे कि दारा दारा ऐसे करके बोलेंगे कि दारा दा दारा दारा दा दा दारा, ना तो बंबई में काबा यहाँ काबा। अब ये आपने बाद में सेट किया, उन्होंने सिर्फ दारा 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 भी है वो हाँ, एक ट्रैक। वो म्यूजिक डायरेक्टर का वो ट्रैक था कि दारा दारा दा दा दारा दारा दादा। हमने किया कि ना तो बंबई में काबा यहाँ काबा। तो इसी तरह की चीजों को जो धुन होती है, जिसको ट्रैक बोलते हैं, म्यूजिक ट्रैक बोलते हैं, तो वो ट्रैक होता है। जो ट्रैक मिलता है उसको एक इंटरव्यू सुनिएगा योगेश का, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो वो बेचारे कहते हैं कि जब म्यूजिक डायरेक्टर ने उस समय न रिकॉर्डिंग का हिसाब किताब था
कि कहाँ से तुरंत व्हाट्सएप पे भेज दिया धुन और हम 10 बार सुन लेते हैं और धुन को जज्ब कर लेते हैं। लेकिन योगेश कहते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर ने धुन सुना दी और मैं बस में बैठ गया हूँ, आंख कान बंद किया हूँ कि रास्ते में कोई धुन न सुनाई दे दे। अगर कहीं कोई गाना बजा हो तो ये धुन ही भूल जाएगी, धुन भूल जाएगी तो मैं तो लिख ही नहीं पाऊंगा। तो इससे पता चल रहा है कि वो लोग सब धुन पे लिख रहे थे उस टाइम पे भी। और तो ये मुसलसल अब तो आपने कितने गीतों के लिए मतलब जो है ये पहले आपको ट्रैक भेज दिया, एक दो और एग्जांपल दीजिए तो थोड़ा हम लोग जैसे जब मैं सलीम सुलेमान के साथ काम कर रहा था तो अब उन्होंने किया कि एक उन्होंने ट्रैक दिया मुझे कि दार दार दर दार दार दर दार दार दर दारा दा, दार दार दर दार दार दर दार दार दर दारा दा। तो मैंने लिखा कि जाग जाग के भाग भाग के हाल बेहाल जमाने का, और सोए सोए कोई बैठे बैठे जाने खेल कमाने का। अच्छा, हाँ, कंटेंट ऐसा था कि कोई ठगी कर रहा है बैठे बैठे वो लोग। लेकिन मैंने ट्रैक जो भेजा है तो मान लीजिए ये तो मुंबई में काबा तो जैसे है, सिचुएशन आपको पता है। हाँ, मतलब आपने भी स्क्रिप्ट पढ़ ली है और डायरेक्टर ने तय किया होगा कि यहाँ पर ये गाना हमको सेट करना है, ये आपको पता है कि नहीं? हाँ, जी। और उसके बाद आपको ट्रैक आया है, अब आप उस कहानी के बीच में बांध रहे हैं, यही ना? हाँ, अब हमको हमारे जहन में दो चीजें हैं, हमारे जहन में दो तीन चीजें हैं, तीन चीजें। पहली है फिल्म का सिचुएशन, हमको तखय्युल में जाना है उस सिचुएशन पे। दूसरी चीज है म्यूजिक का बीट हमको याद रखना, हमको सोचना एक फॉर्मेट में है और कटिंग आ रही है दार दार दर दार दार दार, ये कटिंग है तो कटिंग की तरह का शब्द होना चाहिए। जाग जाग के भाग भाग के, अब दार दार दर दार दार दर कटिंग है इसमें। तो हमारे शब्द की जो बनावट है वो शब्द की बनावट भी वैसी आनी चाहिए। ये एक इसी से मुतालिक एक किस्सा सुना रहा हूँ कि ये जो सड्डा हक एथे रख है तो रहमान साहब ने अपने तमिल में बना दिया होगा ट ठ ड तमिल के शब्दों को लेकर के। अब जब ट्रैक भेजा गया तो ये जब इरशाद कामिल ने उस ट्रैक पे लिखा रॉक स्टार में, हाँ, उन्होंने रॉक स्टार में जब लिखा तो अब वो ट ठ ड इम्तियाज अली को वो जो साउंड है टंकार बहुला साउंड, वो साउंड मिल नहीं रहा था, कठोर ध्वनि। तो उन्होंने कहा है, इम्तियाज अली ने इरशाद कामिल से कहा कि भाई वो बात आ नहीं रही। तो अब उसी तरह के साड्डा हक एथे रख, अब उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ किया गया है और कम से कम 14 दिन इरशाद कामिल बताते हैं कि 14 दिन तक लग गया था सेट करने में। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये काम क्राफ्टिंग का है। आपको सिचुएशन, म्यूजिक डायरेक्टर, आपको म्यूजिक डायरेक्टर को भी उतना ही फॉलो करना, क्योंकि एक लेटर आगे पीछे होगा तो वो ट्रैक सपोर्ट नहीं करेगा, तो हाँ वहां पे दिक्कत आएगी। तो ये लगातार उस शब्द में हमको, उस मीटर में हमको ख्यालों में जाना है। ओके, तो यहाँ एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम जो सुनते हैं कि ए.आर. रहमान साहब को हिंदी तो नहीं आती है लेकिन क्या गजब का म्यूजिक देते हैं, तो क्या इसमें सिर्फ मामला वही ट्रैक भर का है, उन्होंने जो है टाडा डाडा भेज दिया और उसमें इरशाद कामिल या डॉक्टर सागर ने रंग भर दिया और सारा ले गए साहब वहां कि क्या म्यूजिक बनाई है? बिल्कुल, मतलब रहमान साहब ने अपना वो तमिल में कुछ गा दिया होगा, गा के बना लिया होगा उसमें। मैं अभी इलैयाराजा के साथ काम कर रहा था, ए.आर. रहमान के उस्ताद के साथ, तो मैंने उनके, तो क्या हुआ कि मेरे डायरेक्टर ने कहा कि आप अपनी तरफ से पहले गाने लिख के तैयार हैं। तो 10 गाने थे, 10 गाने मैं लिख के अपनी तरफ से रेडी था। और मैं जब चेन्नई पहुंचा महाबलीपुरम में, तो इलैयाराजा को हिंदी आती है? जी,
इलैया राजा को हिंदी आती है? नहीं आती है। अच्छा, और वो म्यूजिशियन थे आपके और आप जो है उनके गीतकार हैं? जी। हाँ, तो क्या हुआ ये बताइए, कैसे आपने? तो उन्होंने जब लिरिक्स को जो है वो रोमन में लिखा गया, रोमन में टाइप किया गया था, तो उन्होंने पढ़ा उसको, पढ़ने के बाद वो अपनी हारमोनियम उठाए और उस पे बनाने लगे। तो कुछ उन्होंने बनाया, मेरे लिखे हुए लिरिक्स पे कुछ धुन बनाई, और कुछ जो है फिर उन्होंने ट्रैक बनाया। उन्होंने कुछ तमिल में गा के कुछ उन्होंने बनाया, तमिल में गाया, और या तमिल भी गा देते हैं, या दारे 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 दा डा 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 ऐसे कर लोग करते हैं। जैसे ये गाना मशहूर है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक्चुअली ये मीटर बना रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लेकिन इसमें जावेद अख्तर की काबिलियत है कि उन्होंने उसी को बढ़ा दिया कि 13 करूं गिन 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 इंतजार। अच्छा, जब मीटर बनाया उसी को वो गीत। एक्चुअली बना रहे थे मीटर, कि कोई शब्द नहीं है, दारा दारा की जगह 1 2 3 कर दिए थे। बट हाँ, ये, हाँ, ये जावेद अख्तर साहब की काबिलियत है कि उन्होंने वो 12 13 करके और 13 मतलब एक ऐतिहासिक जानकारी मिली कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनको जो है ये ट्रैक भेजा था। हाँ, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है? तो उस जी, ट्रैक को ही उन्होंने जो है गीत में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, उसी को गीत बना दिया, बिल्कुल। बना दिया था उन्होंने। इस तरह के तमाम किस्से हैं कि इलैया राजा कैसे। के साथ जो आपने का गीत बना, वो कौन सा गीत है? थोड़ा उसको अभी गा के सुनाएंगे, कुछ गुनगुना के? हाँ, अभी उसको हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। अच्छा, अभी वो अंडर प्रोसेस है? हाँ, अभी तो हाँ, वो प्रोसेस में है, गीत बन गया। अभी फिल्म जब तक नहीं आ जाती, म्यूजिक लॉन्च जब तक नहीं होगा, कोई बात तो नहीं। मैं आपके 2 गीतों का मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो मेरा बहुत पसंदीदा गीत है, और पता नहीं जो है इसमें कहीं ना कहीं से हमें भी लगता है कि अपना भी ख्वाब और अपने सपने जुड़े हुए हैं। एक है, ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए, और एक गीत का है, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है। मुझे जी, लगता है इसको जो है गाया है किसने, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है? आतिफ असलम ने गाया है। मतलब ने गजब गाया है, गजब गजब है वो गीत। हाँ, तो इस दोनों की रचना प्रक्रिया के बारे में बताइए, तो हम थोड़ा गीत लेखन की चुनौती समस्या अपने आप समझते जाएंगे और हल भी होता जाएगा। हाँ, तो देखिए, इसमें क्या है कि ये जो 2 गीत है, खास तौर से जब मैं विपिन पटवा के साथ काम करता हूँ, तो मेरी पहली लाइन जो मुखड़ा होता है, वो खास तौर से मेरा होता है। मतलब कि मैं कुछ कुछ लिख रहा होता हूँ, ये कहाँ से कटिंग हुई मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए, ये मैं पोइट्री लिखा। विपिन पटवा, एक लाइन मेरी होती है जहां से गाना मेरा शुरू होता है, बाकी जो नीचे की लाइनें हैं, कैसा ये कारवां, कैसे ये रास्ते, ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए। तो ये कैसा ये कारवां, कैसे ये रास्ते, ये विपिन पटवा की लाइन है। वो उन्होंने धुन बनाई कुछ, ठीक, और ये लाइन मेरी है, बाकी जितने अंतरे हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर की धुन है, यानी विपिन पटवा की वो धुन है, जिस पर मैं आगे ना रोशनी है कोई, कैसे कैसे है वो लाइनें मैं भूल रहा हूँ। तो वो सारा ट्रैक म्यूजिक डायरेक्टर का है। ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है में आपको उतार चढ़ाव दिखेगा। मेरा मानना है कि म्यूजिक डायरेक्टर के ट्रैक पे लिखने से ज्यादा फायदा होता है। फायदा ये होता है कि हम जो राइटर लोग हैं, राइटरों को धुनों का ज्ञान नहीं है, तो ये खास मीटर में लिखेंगे, दारा 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 दारा, जो कविता का फॉर्मेट होता है। अब आप सोचिए कि कैसे बताएं क्यों तुमको चाहे, यारा बता ना पाए, ये इतना बड़ा जो मीटर है, ये कोई कवि नहीं लिखेगा। ये म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ तक लेके खींच के लेके गया है कि कैसे बताएं क्यों तुमको चाहे, यारा बता ना पाए। तो इतना लंबा लेके अब उस पे इरशाद कामिल लिखते हैं, तो वो जो फॉर्मेट हमको एक नया, जो नायाब धुन दिखाई दे रही है,
वो म्यूजिक डायरेक्टर की वजह से दिखाई दे रही है। कभी लिखेगा तो एक खास मीटर में लिखेगा, क्योंकि उसको धुनों की उतनी समझ नहीं है। जैसे अब इसी में है कि ख्वाबों को सत्य, ख्वाबों कैसा एक कारवां कैसे नहीं, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। सर पे उठाया है क्यों आसमां को, अगर बढ़ती जाती तेरी धड़कने, सहमी है धड़कन, सिहरी है धड़कन, ठहरी है धड़कन, तो क्या हो गया। तो ये सहमी है धड़कन, सिहरी है धड़कन, ठहरी है धड़कन, इतनी कटिंग कहां से कवि लेके आएगा। ये म्यूजिक डायरेक्टर इतनी कटिंग दे रहा है, तो ये नायाब चीज बन के आ रही है। हमको तो उसमें पोइट्री लेके आनी है। तो धुनों का बहुत कमाल है, मतलब गीतकार के लिए धुन बहुत बड़ी चीज है, जिसकी वजह से चीजें अच्छी लगती हैं, सुनने में मजा आता है। बिल्कुल। तो मतलब मैं जो अभी तक समझ पाया कि अगर मुझको, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, कोई अंग्रेजी का है, कोई सोशल साइंस का है, और अगर मैं बॉलीवुड में गीत लिखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो हमारे बैकग्राउंड जो है थोड़ा फोक का भी होना चाहिए। हाँ, और मतलब हिंदी के अध्यापक होने के कारण छंद लय तुक से ज्यादा हमको धुन को समझनी पड़ेगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, मुझे तो छंद और ये जो छंद लय तुक भी जरूरी है, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। नहीं, वो मुझे तो ये जो काव्य शास्त्र में जो पढ़ाया गया है, वो मुझे कभी समझ में आया नहीं। न छंद और न दोहा, ये कुछ समझ में नहीं आया। मैं कभी समझने की कोशिश मैंने नहीं की। मुझे तो मतलब ये कि जो हिंदी की कविता है छंद लय तुकवादी है, ये उससे बिल्कुल अलग है क्या ये फिल्मों में गीत लेखन? मैं दोहा लिखता हूँ, तो क्या मैं कविता फिल्मों में गीत नहीं लिख सकता हूँ? जो भी कविता लिख रहा, जो भी छंदों में बंधा हुआ काव्य रचना जिसकी है, मतलब कि जो भी कविता लिख रहा है, छंद मुक्त वाला नहीं, जो भी छंद में छंदबद्ध रचना कर रहा है, कविता कर रहा है, सुमित्रानंदन पंत की तरह, और ये लोग जो भी रचनाएं कर रहे हैं, वो कोई भी गीत लिख सकता है। मतलब जो भी लिखेगा, कवि कविता लिखता है, तो वो मीटर तो परफेक्ट होता है ना। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। आप एक मीटर इधर उधर नहीं कर सकते, एक लेटर इधर उधर नहीं कर सकते। तो जो भी कविता लिखता है वही गीत है। बस आप यहाँ क्या है कि ये प्रोफेशनल जगह, ये बाजार है। जिन गीतों, मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उसे बेचने बाजार में ले आया हूँ। तो ये तो बाजार है। बाजार में कहेगा अरे यार ये पहला शब्द हटाओ, ये पहला शब्द ही तुम्हारा अच्छा नहीं है। अभी मैंने होली वाला गाना लिख रहा था, तो जब बहुत सारी बातें मैंने लिखी, लेकिन जब लिखा रंगों की कटोरी हूँ, टंग से चटोरी हूँ, चाहूं मैं कलरफुल पिया, तो रंगों की कटोरी, हाँ ये अच्छा है। तो आपको 5-10 बातें लिखवाए, ये अच्छा जा रहा है, ये अच्छा नहीं है, इसको हटाओ, ये तो आपके शब्दों का चयन, तमाम चीजें, ये पूरी एक एक्सरसाइज है। शब्दों के चयन में, बिंबों और प्रतीकों के चयन में, जो साहित्यिक मानदंड से ज्यादा हमको बाजार को भी ध्यान में रखना होगा। क्या बाजार को ध्यान में रखना होता है कि शब्द जो है कैसे साउंड कर रहे हैं, कैसे बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी दीवानी हो गई, और जीन्स पहन के जो तूने मारे ठुमके तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। तो ये सुनने में मजा आ रहा है कि लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। साउंड अच्छा कर रहा है। तो ये इन तमाम, आई हेलीकॉप्टर पे चढ़ के जवानी, तेरी बैंड सेकंड हैंड जवानी, तो ये जो शब्द है अमिताभ भट्टाचार्य के, ये सब शब्द है। नाक में नगीना देखा, पान में पुदीना देखा, तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। तो ये शब्दों का जो चयन है, जिसमें शब्दों को एंजॉय किया जा रहा है, तो ये बाजार है। बाजार में आपके जो ताजा माल है वो एकदम सामने तरबूज काट के जैसे खोल के रख दिया जाता है कि तरबूज लाल कितना दिखाई दे रहा है हमारा वाला। तो वैसे माल टटका एकदम दिखना चाहिए ऊपर बाजार में। और आज के टाइम में थोड़ा ये ज्यादा हुआ है। थोड़ा पहले
ऐसा नहीं था। साहिर, शैलेंद्र, मजरू, शकील के टाइम में ऐसा नहीं था। अभी लेकिन बहुत ज्यादा हो गया है कि एक शब्द का बोलते हैं कि एक शब्द ढूंढो, बेबी डॉल में सोने दी, तो ये दुनिया पीतल दी, बेबी डॉल में सोने। तो शब्दों पे ज्यादा एम्फसाइज, जोर दिया जाने लगा है आज के टाइम में। मतलब अगर हम इस पार प्रिय मधु है तुम है, उस पार न जाने क्या होगा, तो इस तरह के अगर गीत भले ही हम यहाँ क्लास में आनंद उठाएं, लेकिन वहां हमको इसी को कुछ चेंज करना होगा जो न्यू जनरेशन और मास पीपल को जो है अट्रैक्ट कर सके। क्या मैं यही समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ? बिल्कुल 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 यही बात है कि वो मास अपीलिंग के लिए वो ये बाजार है। प्रोड्यूसर भी आपके साथ बैठा है, जो पैसे लगा रहा है, जो फिनेंसर है, प्रोड्यूसर हर जगह होता है, गीत के सामने भी होता है प्रोड्यूसर। बिल्कुल होगा। वो देखेगा कि भाई आप डायरेक्टर क्या कर रहा है, क्या डायरेक्टर कैसे गाने बनवा रहा है। प्रोड्यूसर का हक है, वो पूछेगा भाई कि क्या लिखा है, गाना आपने क्या बनाया है। तो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट है, तमाम चीजें हैं कि जो चौतरफा आपको घेरती हैं। ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण जगह है, इतनी आसान जगह नहीं है। आपको बहुत चैलेंजेस हैं यहाँ पे काम करने के। तो आपके गीत का ही मैं सहारा लूं, तो ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए। तो अगर बॉलीवुड में गीत लेखन का ख्वाब पूरा करना है, तो बहुत सारे बिंबों प्रतीकों की जो तितली है, कोमलता है, उसे हमको बेचनी पड़ेगी। क्या उसे समझौता करना पड़ेगा? हाँ, मतलब अब साहिर साहब जैसे लोग लिख दिए कि और आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूँ, तो निहायत हम बाजार में माल बेचने के लिए आए हुए हैं। तो जैसा डिमांड होगा हमको उसी तरह से उसी तरफ जाना होगा। बिल्कुल यहीं पर जो है मुझे भवानी प्रसाद मिश्र याद आ गए, गीत फरोश जी, हाँ मैं गीत बेचता हूँ। जी जी मैं जी। एक प्रश्न यहीं से जोड़ रहा हूँ कि ठीक है, हम लोग सब गीत बेचने वाले हैं, बाजार में हैं। तो एक बात ये सुनते हैं कि जो जनता की डिमांड है वही हम सप्लाई कर रहे हैं, और वो डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत होते होते तो भोजपुरी में क्या क्या हो गया वो तो सब पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ स्तर चला गया। जी। मैं खुद बॉलीवुड की बात करूं तो 90 के दशक को याद कीजिए, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो मामला जो है यहाँ तक जो है, नानी मरी तो अरे बूढ़े को छोड़ दो, कम से कम दादी और नानी को क्यों जो है इसमें मार रहे हो। तो वहां तक स्तर चला गया था। तो अगर बाजार को ही, थोड़ा मैं यहाँ गंभीर हो रहा हूँ, तो बाजार को ही सब कुछ दे देंगे तो फिर तो वहां तक मामला जाएगा। फिर लगेगा कि अब तो शायद गीत ही नहीं बच रहा है, फिर से गीतों की ओर लौटो। हाँ, मतलब देखिए फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही काम हो रहे हैं, हर तरह के काम हो रहे हैं। और थप्पड़ में गाना था धूप का टुकड़ा और शकील आजमी का, वो है। चाहे इरशाद कामिल के ऑलमोस्ट गाने अगर हम उठाएं तो मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, चाहे तमाम अच्छी रचना है। अमिताभ भट्टाचार्य अगर शब्दों, चमकते हुए शब्दों से खेलते हैं तो गंभीर काम भी उनके हैं। अगर आपने टू स्टेट्स के गाने सुने हैं, और या आपने लुटेरा के गाने, हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखी आके भौरे आज लुट गए, संवार लो। तो तमाम अमिताभ भट्टाचार्य के गाने आपको 50-50 का खेल है। एक तरफ अमिताभ भट्टाचार्य अगर लिखते हैं चिकनी चमेली से लेकर के और खिड़की के नीचे है नाला, घुसूं कहां से मैं साला, तो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, अग्निपथ का गाना अगर आप सुनेंगे, सोनू निगम को उसके लिए अवार्ड मिला था। तो क्लासिक गाने भी आज भी लिखे जा रहे हैं और लिखने वाले लोग हैं, और इसी में मतलब कि अच्छी पोइट्री भी आ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आज बाजार में जो हिट दिखाई दे रहा है, इरशाद कामिल एक जगह कहते हैं कि मतलब दिल में बजी घंटी अरे तूने मारी एंट्रियां तो, अरे दिल में बजी घंटी अरे टन टन टन। अब वही इरशाद कामिल
भी चाहते हैं कि भाई मैं भी जबान जबान पे चढ़ूं, मैं भी हिट हो जाऊं, और कि क्यों भाई दूसरे लोग मजा मारे। और वो आगे निकले, हाँ हाँ, तेरा डॉगी मुझ पे भौंकने का नहीं, वो फटा पोस्टर निकला, हीरो में लिख डाले हैं इरशाद कामिल, और कि तूने मारी एंट्री, अरे दिल में बजी घंटिया। तो ये तमाम तरह के काम हो रहे हैं, क्लास भी हो रहे हैं, अच्छी पोइट्री भी आ रही है, और मास का भी काम हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि मैं जो कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि आपको स्टोरी दे दी और सिचुएशन बता दिया डायरेक्टर ने कि यहाँ 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 4 गाने आपको लिखने हैं, ठीक है। हाँ तो और फिर उस वही चीजें म्यूजिशियन को बता दी। अब म्यूजिशियन ने आपको जो है ट्रैक भेजा कि भैया ये ट्रैक है, और कहा कि डायरेक्टर का कहना है कि भैया फिल्म रिलीज करनी है इतने तारीख को और इतना ही समय है, तो 4 दिन है आपके पास, आप गीत लिख करके दे दीजिए। अब इस 4 दिन में सिचुएशन, म्यूजिक, जो जिसको आपने कहा कि जो ट्रैक, इस सब को ध्यान में रखते हुए आप जितनी काबिलियत कर दें, और म्यूजिशियन सबसे माने समन्वय स्थापित करते हुए, क्योंकि उनको भी आपको जो है उसमें हाँ करना है, उनको संतुष्ट करना है, तो ये सब करते हुए आप जितनी कलाकारी कर दें, आप बड़े गीतकार हो जाएंगे। क्या गलत कह रहा हूं मैं? क्योंकि वहां भी तो हाँ भीड़ है, कंपटीशन है। इरशाद कामिल है, डॉक्टर सागर है, तो इरशाद कामिल है, अमिताभ भट्टाचार्य है। जी जी जी, यही है, यही तरीका है, और ऐसे ही लोग काम करते हैं। मतलब म्यूजिक ट्रैक भेजते भेजते भी हैं, और बहुत ज्यादा आज के टाइम में म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार एक जगह पे सिटिंग भी करते हैं, साथ में बैठ के काम करते हैं, बनाते हैं। और जैसे बम्बई में काबा बस एक ही लाइन ट्रैक आया था, बाकी वो फॉर्मेट मेरा बनाया, वो पूरा मीटर जो है, 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी जुराइल बटे नून तेला शैम्पू, ये पूरा मीटर मेरा बनाया हुआ है। एक ही लाइन जो है, ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा। तो यहाँ पे है, सिचुएशन है, और टाइम है, टाइम फ्रेम में हमको बंध के रहना है। हमारे पास चुनौतियां हैं कि सुधीर मिश्रा ने कहा कि भाई उनको कल गाना चाहिए, और और उन्होंने 2 रेफरेंस भी दे दिए कि वो रेफरेंस था जिम मॉरिसन का दिस इज द एंड, और लियोनार्ड कोहेन का एवरीबॉडी नोज। उन्होंने अपने ऑफिस में सुनवाया भी अपने असिस्टेंट से कि ये गाना सुनाओ, मुझे ये एक टाइप का कंटेंट चाहिए, मेरा बस चले तो जिम मॉरिसन का दिस इज द एंड मैं फिल्म में डाल दूं। संयोग से मेरा रूममेट जो था वो नागालैंड से था, तो मैं अंग्रेजी गाने भी सुन चुका था, और जिम मॉरिसन को मैं जानता था और गाने सुन चुका था अपने नागालैंड के रूममेट जिमिक की वजह से। तो मेरे लिए भी आसानी हुई, उस कंटेंट को जज्ब करने में मुझे आसानी हुई। तो हम अब कुछ प्रश्न लेंगे जो मित्रों ने पूछा है। उससे पहले जब आपने मुंबई में काबा की बात की, तो इसी से मतलब कहीं ना कहीं से मुंबई में काबा में जो पलायन है वो सतत पलायन भी है और कोरोना काल का पलायन भी है। मतलब माइग्रेशन जो है वो जो एक पूरी तरह से प्रक्रिया है जो वर्षों से चल रही है, वो भी है, और कोरोना काल का भी है। लेकिन इसी के साथ एक और आपने गीत लिखा है, कैसे रही यही नगरिया हो डगरिया मसान हो गई। मुझे लगता है कि ये गीत ज्यादा छूती है, टच करती है। हाँ मुंबई में काबा करुणा के बदले आनंदित ज्यादा करती है। हाँ, डगरिया मसान हो गई जो है, देखिए इसमें कई वजहें होती हैं गीत के बाहर निकलने की। हमारे पास प्रोडक्शन बड़ा होना चाहिए, डायरेक्टर बड़ा होना चाहिए, उस पे कलाकार बड़ा होना चाहिए। अगर तमाम संयोग बन जाता है, अब एक संयोग था कि अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर हो गए, तो वो इसके डायरेक्टर थे, मनोज वाजपेयी जैसे कलाकार उस पे थे, तो बड़े लोग, 2 बड़े लोग थे इसमें, तो उसकी वजह से दूर तलक जाना गया वो गाना। और अब डगरिया मसान हो गई, चूंकि उसकी लॉन्चिंग बड़ी छोटी थी, वो शॉर्ट फिल्म थी, तो तमाम कई चीजें थी जिसकी वजह से मैं तो चाहूंगा कि हमारे रविंद्र पंत जी अगर सुन रहे हैं तो अंत में 2 लाइन इस गाना का जरूर सुनाएं, क्योंकि आपने हमारे श्रोता को
और मुझे लगता है कि मुंबई में काबा से ज्यादा बेहतर ये गीत है। हाँ हाँ, हाँ। वो ज्यादा अच्छा लिखा है मैंने, लेकिन लेकिन उसको तवज्जो अगर नहीं मिल पाई। एक बात और समझ में आई कि मुंबई में फिल्म में गीत लेखन की चुनौती ये भी है कि आप बहुत अच्छे गीतकार हो, लेकिन आपको अगर बड़ा बैनर नहीं मिलता है तब तक आप डॉक्टर सागर ही रहेंगे, जीएनयू वाले रहेंगे, बॉलीवुड वाले नहीं होंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, और मतलब अनुभव सिन्हा के साथ अगर ये काम नहीं आता, मनोज वाजपेयी उस पर नहीं होते, तो आज मुझे मेन स्ट्रीम सिनेमा के बड़े डायरेक्टरों के मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैं उनके साथ काम भी कर रहा हूँ। तो ये भोजपुरी में लिखने पे हिंदी की बड़ी जगहों से फोन आया, मणिरत्नम के एसोसिएट का भी फोन आया चेन्नई से, तो बड़े बड़े हिंदी के लोगों का मेरे पास फोन आया भोजपुरी रैप की वजह से, इसलिए कि बैनर बड़ा था। भूषण कुमार है, अनुभव सिन्हा है और मनोज वाजपेयी है, 3 बड़े लोग हैं जिसकी वजह से हमें मेन स्ट्रीम के लोगों के बीच में मेरी एक पहचान मिली, बनी मेरी पहचान। बिल्कुल, मैं आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि मेरे भीतर भी ये प्रश्न हमेशा आता रहा है कि इतने अच्छे गाने हैं, आतिफ असलम ने गाया है, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, गजब है ये गीत, लेकिन क्या बड़ा बैनर ना होना ही एक बैकड्रॉ है? तो मैंने एक चीज ये भी निकल के आ रहा है कि हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए बड़े बैनर को पाने का, क्या? हाँ, वो बिल्कुल, असलम म्यूजिक डायरेक्टर और किसी के लिए भी अगर हम बड़े बैनर के साथ आते हैं, हम धर्मा और यशराज के साथ आते हैं, तो हमारी पहचान एक बार में हो जाएगी। हम बड़े लोगों के साथ, अगर वरुण ग्रोवर आते हैं अनुराग कश्यप के साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो एक बड़ी हिट फिल्म अनुराग कश्यप है, तो एक रात में पहचान मिल जाती है। उनका दूसरा गाना आता है अगर जोर लगा के हैसा में, ये मोह मोह के धागे, यशराज से आता है, तो दूसरी बार में और भी बड़ा हिट और एक रातों रात स्टार बन जाता है। हम 10 सालों में 1 दर्जन फिल्मों में गाने लिख के, हमारी छोटे बैनर की फिल्में थी, हमने वो लिखा कि जिन्होंने भी पहचाना मेरे लिरिक्स को, उन्होंने टॉप 10 में रखा। गुलजार साहब, जावेद अख्तर और इरशाद कामिल, सबके 10 नामों में मेरा भी नाम शामिल है, लेकिन मुझे कोई जाना नहीं। जब मुझे अनुभव सिन्हा जब बुलाए ऑफिस साइन करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि इससे पहले आपने क्या किया? मैंने बोला सर ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहा है, सुधीर मिश्रा के लिए मैंने लिखा है। तो बोले वो तो मेरा फेवरेट गाना है। तो फेवरेट होते हुए भी हाँ, वो गीत जो है अनुभव सिन्हा का वो फेवरेट गाना है, लेकिन सागर का नाम उसमें नहीं है। सागर का नाम है, फिर भी कोई ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगा कि इसको किसने लिखा। तो मतलब आपको गीत लेखन में भी एक ब्रांड बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बाजार है तो हर चीज का ब्रांड चाहिए। बाजार है, बाजार में आप ब्रांडेड है, तो मतलब ब्रांडेड है, तो आप कहीं भी अंदर फेंका रहेगा तो उसको निकाल के उसकी कीमत लगाई जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न है जो मैं कि ये जो डबिंग फिल्म होती है उसमें गीत का ट्रांसलेशन कैसे होता है, या फिर कई में तो बहुत अलग तरह से फिर से लिखा जाता है, लेकिन जो डबिंग होती है उसमें किस तरह से गीतों का अनुवाद होता है और उस अनुवाद में मूल भाव को कितना रखा जाता है? एक फिल्म है जिसका म्यूजिक किया ए आर रहमान ने, और वॉइस फिल्म है, साउथ की फिल्म है, तमिल है शायद, तमिल या तेलुगु है, तो उसका मैंने अनुवाद किया। तो वो जो गाना हम सुनते हैं, तो हमारे सामने वो चुनौती होती है कि जो तमिल या तेलुगु में जो तलफ्फुज है, तो तलफ्फुज की में जो होठों की बनावट है, हमको उसी तरह के शब्दों का इंतखाब करना पड़ता है, ताकि जब वो गाए तो वो उसके करीब लगे, उसके ज्यादा दूर ना लगे। पता चला कि वो खुशबू बोल रहा है और इधर शबनम कर दिए। खुशबू का जो होठों की जो बनावट हो रही है, हमको उसी तरफ जाना होता है। वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन बहुत बोरिंग है।
मैंने एक ही काम करके छोड़ दिया था, उसमें बजट भी कम होता है, तो अच्छा, मैंने क्या नहीं फिर दोबारा वो काम। मतलब होठ को गोल करते रहिए, गोल गोल घुमाते रहिए, हाँ हाँ, वो बहुत एक्सरसाइज वाला काम है। एक्सरसाइज वाला काम है। अच्छा, एक डॉक्टर विनय विकास जी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और वो आपकी बातों का समर्थन भी कर रहे हैं कि शकीरा भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में गाती है और आज वो एक अंतरराष्ट्रीय गायिका है। और वो याद करते हैं हमारे प्राचीन शुरू की सिनेमा को, जब हमारा सिनेमा, हमारी फिल्में जो फोक आधारित गीत हुआ करते थे, भोजपुरी में लागा गोरी गुजरिया से नेहवा हमारी याद कीजिए, या लागी फिर चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे हाँ, छाए। या पंजाबी का टप्पा टाइप का होता था, तो एक एक हाँ पहचान थी, एक पहचान थी। लेकिन उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बनने के चक्कर में आपने कुछ बड़े प्रोडक्शन का नाम भी लिया। ये बड़े प्रोडक्शन जो है फिल्मों को, हिंदी फिल्मों के अंतरराष्ट्रीय बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हिंदी पर ही गायब कर दी। हिंदी मतलब पूरी हिंदी क्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां, रहन सहन, संस्कृति। तो एक तो इस पर थोड़ा बात कीजिए आप। हाँ, देखिए श्रीधरन जी। फिर हम कैसे इंटरनेशनल सिनेमा के सामने हम खड़ा हो पाएंगे। हाँ देखिए, हाँ वो तो ये बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, और ये तमाम जो पंजाबी के सिंगर हैं और पंजाब में इंटरनेशनल लेवल पे कनाडा और जो अमेरिका में लंदन, ये सब में जो पंजाबी गानों का बड़ा उधर डिमांड है और बड़ा एक मार्केट है इंटरनेशनल लेवल पे इन चीजों का। तो बहुत ज्यादा लोग काम करने लगे हैं, और पंजाबी आप सुन ही रहे हैं कि मतलब मेरी बुआ की बेटी अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पे गुरु रंधावा का फोटो लगाई थी डीपी पे। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो बोली गुरु रंधावा, आप नहीं जानते हैं क्या? तो मैं जानता हूँ। तो तुम गाने सुनती हो क्या? तो अब बलिया और मतलब देवरिया में रह के और गुरु रंधावा की डीपी लगा रहे हैं लोग, तो इससे पता चलता है कि ये बाजार क्या कमाल कर रहा है, कहाँ तक चीजों का। और वो निहायत पंजाबी गाने सुन रहा है। बलिया देवरिया में मेरे गांव में लड़के पंजाबी, मेरी भतीजियों ने जो रिंगटोन लगाया है वो पंजाबी रिंगटोन लगा रखा है। हाँ। तो ये बाजार में अब इसमें भी एक बात आती है कि अब जैसे टी सीरीज है, कंपनी है, अब एक पावरफुल कंपनी है, और पावरफुल कंपनियां जो फैसले लेती हैं इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ये पावरफुल कंपनियां फैसला लेती हैं कि जितने पंजाबी के सिंगर हैं उनको गाने गवा रहे हैं, और गवा के और उनको मार्केट में छोड़ रहे हैं, जिनके बिलियंस फॉलोअर हैं, गाने बिलियन में जा रहे हैं, तो अब मार्केट, इसमें कंपनियों का भी बहुत बड़ा रोल है। कंपनियां जो चाहती हैं वही करवा लेती हैं। बिल्कुल। कंपनी चाह दे कि भोजपुरी में अच्छे गानों को एक रात में कंपनी चाहे तो पूरे मयार को बदल सकती है। जो शारदा सिन्हा और भरत शर्मा के गीतों से जो जमीन तैयार थी, भोजपुरी की खूबसूरत जमीन कैसेट के जमाने में, तो उसी तरह की जमीन एक रात में तैयार कर सकती है। उसी तरह के गानों को बना के अगर कंपनी भेजती है जो कि करोड़ों के फॉलोअर्स में पहुंचती है चीजें, तो चीजें बदल जाती हैं। तो इसमें कंपनियों का भी बहुत बड़ा रोल है, उनकी अपनी चीजें हैं। हम बिल्कुल, तो मतलब कंपनी जो है वो भी बहुत कुछ जो है इन्फ्लुएंस रखती है, रूल करती है कंपनी। अच्छा, एक विनीत उत्पल जी का प्रश्न है कि किसी नवोदित रचनाकार फिल्म इंडस्ट्रीज का रास्ता तय करना चाहता है तो उसको कैसे मौका मिलेगा और क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसको टिप्स में अगर 2-4 टिप्स आप दे सके, लंबी बातचीत तो फोन नंबर से अपना कर लेंगे आपसे जी। कि अगर गीतकार बनने के लिए मुंबई जाना है तो पहले, अब मुंबई सीधा पहुंच जाएंगे तो भूखे मरेंगे ना, तो उससे पहले क्या क्या तैयारी करें यहाँ, कुछ टिप्स दीजिए। देखिए, गीतकार बनने के लिए यहाँ पे मतलब कि पैसे कमाना गीत लिख करके स्ट्रगल पीरियड में बहुत कठिन काम है। हमारे पास पैसे का इंतजाम होना चाहिए। बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि हमारे पास पैसे होने चाहिए,
जो यहाँ पे सरवाइव करे, क्योंकि यहाँ मिलते जुलते रिश्ते बनते सुनते सुनाते बहुत टाइम लगता है। तो आपका 4-5 बरस बहुत चैलेंजिंग होता है, इतनी आसानी से काम नहीं मिलता है, क्योंकि हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। इरशाद कामिल इम्तियाज अली के साथ जुड़े हुए हैं, अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम के साथ अमित त्रिवेदी के साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सागर बिपिन पटवा के साथ जुड़े हुए हैं। तो सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इतनी आसानी से किसी पूरे चेन को तोड़ के घुस के काम करना ये आसान काम नहीं है। तो आपको यहाँ रह के मिलते जुलते जुड़ते हुए बहुत काम करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जाकर के एक पहचान बनती है, आपकी पोएट्री में दम होता है, तो जाकर के आपको मौके दिए जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपको मिलते ही आपको लाखों रुपए दिए जाएंगे, आपको चंद पैसे मिलेंगे। तो ज्ञान के धरातल पे और फाइनेंशियली दोनों तरफ से बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत धैर्य, बहुत इकोनॉमिकली मजबूती। मैं तो मांग मांग के, मतलब हम जेएनयू के दोस्तों की वजह से, जेएनयू के दोस्तों ने मुझे संभाल लिया, तो मैं बन गया, बच गया। बहुत मेरे टाइम में, मैं 10 बरस मुझे हो गया मुंबई आए, मेरे टाइम में जितने गीतकार थे उसमें ऑलमोस्ट भाग चुके हैं, यहाँ पे नहीं। हाँ, भाग चुके हैं। मेरे साथ के गीतकार कोई भी आगे नहीं निकला है, या तो कोई धंधा दूसरा कर लिया, किसी ने कैफे खोल लिया, सब किसी न किसी बिजनेस में हो गए और कुछ कुछ करने लगे। उनको समझ में आया कि 5, 7, 8 वर्षों में हमारी कमाई नहीं हो रही, उम्र भी निकलती जाती है, शादी भी नहीं हो पाती है, उम्र निकल जाती है, बहुत सारी चीजें जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो बर्बादी का रेशियो बहुत ज्यादा। हम तो चाहेंगे कि आपकी शादी जरूर हो और हम लोग उसमें शामिल हों। हाँ, तो विनीत जी से मैं कहूंगा कि अगर वो जाना चाहे तो पूरी क्रोनोलॉजी तैयार करके जाए। एक प्रश्न, बहुत गंभीर प्रश्न है डॉक्टर साजिदा सिद्दीकी जी का, कि आप ठीक है बाजार के लिए में है, तो आप फिल्मों में जब लिखते हैं तो वहां उनकी मर्जी के लिखते हैं, तो इसके अलावा क्या आप अपनी मर्जी के लिखते हैं, पढ़ते हैं? ये आपसे है। मैं अपनी मर्जी का तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अपनी मर्जी का मैं नहीं लिखता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मेरे पास सोचने का ही टाइम नहीं है कि मैं अपनी मर्जी की कोई कविता लिखूं। मैं हमेशा मैं सोचूंगा कि मैं बाजार के लिए लिखूं, और मैं उस म्यूजिक डायरेक्टर को या उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को, उस स्क्रिप्ट राइटर को, जितने मार्केट में मेन स्ट्रीम के लोग हैं, मैं उनको अप्रोच करने की कोशिश करूंगा। पढ़ाई में अपनी मर्जी का करूंगा, जो अच्छी किताब मार्केट में आई कोशिश करेंगे कि उसे पढ़ें, लेकिन लिखने का तो नहीं होता है। मैंने गीत लिखने के लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्या, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? पढ़ना तो बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे तो ही हमारे विचार अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, नई बातें आएंगी, तो तभी तो हमारी पोइट्री में नई नई चीजें दिखाई देती है। ये जितने लोग कर रहे हैं ये सब बहुत पढ़ते लिखते लोग हैं। चाहे जितने की पोइट्री आप देख रहे हैं, फिल्मों में जो गीत देख रहे हैं, सब पढ़ते लिखते रहने वाले लोग हैं ये। अच्छा, एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है डॉक्टर सुरेंद्र जी का, कि गीत और सामूहिक गीत, सॉन्ग और टीम सॉन्ग में क्या अंतर है? गीत और क्या है? टीम सॉन्ग, मुझे लगता है कि जिसमें कुछ कोरस होता है, उसके बारे में ये पूछना चाहते हैं कि गीत, हाँ, सॉन्ग एंड टीम सॉन्ग। थीम है, थीम सॉन्ग ही होगा शायद, मैं जो समझ रहा हूँ। थीम, सर आई थिंक आइटम सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, आइटम सॉन्ग, आइटम है, ओके ओके। अच्छा। हाँ, तो आइटम सॉन्ग तो क्या, बाजार में एक टाइम पे पूरा आइटम सॉन्ग का जमाना चला था, जैसे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और चाहे माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, उसके बाद इश्क का मंजन घिसते हैं पिया। तो आइटम का भी अपना, हर गाने में, हर फिल्म में 4-5 गानों में लोग कोशिश करते हैं कि एक ऐसा गाना बनाया जाए। वहीं बाजार आता है मामला, उसमें नोरा फतेही को नचाया जाए, उसमें मल्लिका शेरावत आ जाए,
उसमें कोई कैटरीना आके नाच दे ये गाने पे, उसी गाने को लेकर के प्रमोशन किया जाए। बाजार में कैसे मतलब तमाम तरह के तिकड़म, तमाम तरह की रणनीति रची जाती है कि कैसे इस फिल्म को प्रमोट करना है, कैसे इसको लेके आना है। तो ये उस तमाम उस स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है कि फिल्म एक आइटम सॉन्ग हो। मतलब आइटम सॉन्ग जो है कोई अंतर नहीं है, अगर वो डायरेक्टर के ऊपर है, अगर उसको बीच में रखना है तो उसी वो का कहीं भी रख सकता है, कोई भी ऐसा पंच वाला आइटम, बेबी डॉल में सोने दी। अब जरूरी नहीं कि वो फिल्म में उसका कोई मतलब है, लेकिन कुछ ऐसा पब में हीरो हीरोइन पता चला भागते हुए जाके हीरो का कोई पीछा कर रहा है और घुस गया और वहां पार्टी चल रही है और वहां कैटरीना नाच रही है, सनी लियोनी नाच रही है बेबी डॉल में सोने दी। तो वो लोग ऐसे ही बहाना एक बना लेते हैं कि इस गाने को यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर लेंगे ताकि उसी का प्रमोशन करेंगे और उसके हवाले से फिल्म को एक पहचान मिलती है। बिल्कुल। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और लेकिन मेरे पास जो समय है वो 10 मिनट के आसपास बचा है। फिर भी जो हमारा विषय है, टॉपिक है, उससे संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं मैं उनको लेने की कोशिश कर रहा हूं। गीत लेखन में सफलता न मिलना, एक जैसे प्रदीप साहनी जी का पत्र है, ये प्रश्न है कि मैंने तो मेरे गाने टी सीरीज से भी आ गए लेकिन सफलता नहीं मिली। तो क्या प्रयास करना चाहिए? तो मैंने बड़े बैनर से आने के बाद भी प्रयास तो क्या है कि प्रयास तो ये है कि मेरे गाने तो जे मुंबई पहुंचने से पहले ही मेरे गाने तीसरी से आ चुके थे और सारे भारत पाकिस्तान मिला के सारे बड़े सिंगर मुझे गा चुके थे, फिर भी मुझे पहचान नहीं मिली थी। तो ये मैं बताया कि ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और जब तक हम मेन स्ट्रीम के लोगों के साथ नहीं जुड़ते हैं तो वो चीजें निकल के आनी बहुत कठिन है। वो बहुत चैलेंजिंग है। टी सीरीज से तो रोजी गाने आ रहे हैं, धुआंधार गाने आ रहे हैं, उसमें बड़े लेवल पे जो गाने आ रहे हैं, हनी सिंह है, गुरु रंधावा है, चाहे अभी बी प्राक आजकल चल रहा है, बारिश की जाए, इस समय देख रहे हैं कि कितने बड़े लेवल पे 120 मिलियन अभी गया है, 140 मिलियन हो गया होगा। अब उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, उसमें बी प्राक है, तो अब इतने टीम है, उसमें इतने मिलियन जा रहे हैं फॉलोअर, तो ऐसे ही आदमी मशहूर हो जाएगा। तो ये सतत प्रयास करते रहने का खेल है। हमें भी पता नहीं होता है कि हमारे किस गाने में से क्लिक हो जाएगा। हमें भी क्या पता था कि बंबई में काबा लोगों को पसंद आएगा, हम नहीं जानते थे। बट एक उम्मीद थी कि इसमें मनोज वाजपेयी और अनुभव सिन्हा है तो कुछ तो पहचान बनेगी, ये मेरा आइडिया अंदाजा था। बट ये गांव-गांव में पहुंच जाएगा और गांव-गांव के लोग मुझे फोन करेंगे, ये मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे लगता है कि उसके इतने वर्जन आ चुके हैं। बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, अभी कलकत्ता में काबा किया, बंगाल में काबा, बहुत बढ़िया है। उपयोग भी किया गया और उसके कई वर्जन भी दूसरी दूसरी भाषाओं में भी आए। तो मतलब कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपके पास तमाम प्रतिभा है, आपको रिदम का ज्ञान है, आपको संगीत का ज्ञान है, आपको धुन का ज्ञान है, इसके बावजूद आपको एक क्लिक की जरूरत है जो कहीं बैनर के कारण हो जाए, कहीं म्यूजिशियन के कारण हो जाए। क्या एक प्रश्न ये है सागर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर प्रदीप जी का, कि क्या गीत लेखन भले ही मजबूरी नहीं है, फिल्मों में गीत लेखन बाजार की जरूरत भी है, तो फिर भी जो इधर के लोग हैं, मतलब जो शुद्ध साहित्य के लोग हैं, वो फिल्म वाले को कहते हैं कि ये द्वयम वाले हैं, क्योंकि उनकी पूछ वहां नहीं होती है और वहां वाले की यहाँ नहीं होती है। तो क्या उनका कहना यह है कि एक स्वतंत्र विधा के रूप में ये जो गीत है ना, एक नवगीत एक विधा है, लेकिन फिल्मों के गीत को एक विधा हम नहीं मानते हैं, क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। जबकि मैं क्लास में खुद कहूँ आपको कि एग्जाम्पल देता हूँ फिल्म के गीतों से, मुझे छंद रस पढ़ाना होता है कुछ भी, तो बच्चे जल्दी कैच करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या मान्यता अपनी? देखिए, आप सब लोग प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं मेरे सामने,
और निहायत एकेडमिक लोग आप लोग बैठे हुए हैं, सारे पीएचडी हैं और सारे साहित्यकार भी हैं इसमें से। तो हम देखें अगर कि ये एक तरह से फिल्मी गीतकारों के साथ ज्यादती हुई है। एक्चुअली अगर हम जिस टाइम में हिंदी साहित्य या उर्दू साहित्य के रचनाकार रच रहे थे, उसी समय अगर फिल्मों में गीतकार गीत रच रहे थे, साहिर, शैलेंद्र, मजरूह, शकील, इनके गीतों को लें तो कहीं भी कमतर नहीं है। उन हिंदी उर्दू के साहित्य से ये फिल्मी गीत कहीं भी कमतर नहीं है। औरत पे साहिर साहब का औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। इतना बड़ा गीत औरत को लेकर के हिंदी साहित्य में भी नहीं है। उर्दू साहित्य का मुझे पता नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य में औरत पे इतनी बड़ी रचना अभी तक नहीं लिखी गई है। तो और इसी तरह के तमाम मतलब मजहब को लेकर के तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, या शैलेंद्र का तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। क्या इन्हें दूसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास इनके सिलेबस में नहीं होना चाहिए था? अगर हमारे बच्चों के जहन में, अगर हमारे बचपन में ये फिल्मी गीत हमारी किताबों में होते तो कुछ और बात होती, और हम उसे गाते गुनगुनाते, हमारे मन की बनावट पे, हमारी तरबियत में पे असर होता है इन चीजों का। लेकिन बिल्कुल फिल्मी गीतकार और फिल्मी गाना बोल बोल करके और इनको दरकिनार किया गया है, जो अच्छी बात नहीं है। दोनों को एक मंच पे आना चाहिए। हिंदी साहित्यकार, उर्दू साहित्यकार को, फिल्मी गीतकारों को एक मंच पे आना चाहिए, और ये दोनों में बराबर की आवाजाही होनी चाहिए। वहां का प्रोफेसर भी सिनेमा में लिखे और फिल्म गीतकार भी सिलेबस में रहे। ये दोनों की बराबर की आवाजाही से हमारा सिनेमा और साहित्य दोनों समृद्ध होगा, दोनों बड़ा ही पुख्ता होगा, बहुत ही समृद्ध होगा। मतलब हमारा भंडार बढ़ेगा दोनों तरफ का, दोनों एक दूसरे से सीखेंगे और दोनों का इसमें फायदा है एक्चुअली। बिल्कुल, मुझे कई बार लगता है कि वो सौदागर के दोनों दोस्त की तरह हैं, जो कभी बचपन में एक जगह से चले थे और दोनों दो ध्रुव पर जाके खड़े हो गए। एक डॉक्टर राशि मिश्रा जी का प्रश्न है कि कहीं न कहीं से जो ये राशि मिश्रा नहीं, मैं ये प्रश्न संगीता अग्रवाल जी का ले रहा हूँ कि एक्सपोजर पाने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए, आकर्षण के लिए जो आइटम सॉन्ग है, क्या वो कमजोर डायरेक्टर अपनाते हैं? उनको लगता है कि कहानी में कमजोरी है, क्योंकि जो बाहुबली जैसी फिल्म में तो नहीं है आइटम सॉन्ग, फिर भी वो फिल्म बहुत चली। हाँ, इसका कुछ पता नहीं रहता है कि ये कोई बड़ा डायरेक्टर आइटम सॉन्ग लिखवाता है या करवाता है या नहीं। लेकिन आज के ट्रेंड में आइटम नहीं है तो पार्टी सॉन्ग बना लो। ये बोलते हैं कि पब में बजे, कोशिश रहती है ये शादियों में बजे, पब में बजे, या मतलब कि ऐसी ऐसी जगहों पे जाए कि जिससे उसका फायदा हो। मतलब ये जवानी है दीवानी में भी गाने, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, ये एक तरह की, ये होली है, पार्टी है, आइटम है, एक उसी तरह के रंग के ये सब गाने हैं। लोग कोशिश आज के टाइम में कर रहे हैं कि हर फिल्म में, अब चमेली में, सुधीर मिश्रा की फिल्म चमेली है, चमेली एक अच्छी फिल्म है, वहां भी मन सात समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार सजना वैसे। तो करीना कपूर को ला करके और उस गाने पे रखा जाता है, तो वो एक प्रमोशन का जरिया है, और उसमें ये बहुत बड़ा हिट गाना हुआ। इरशाद कामिल और सुनिधि चौहान तो मतलब रातों रात सारे स्टार बन गए, सामने करीना कपूर थी, करीना कपूर अपने जलवा में थी तब। तो ये सब का फायदा मिलता है बहुत। और वो जो आप कह रही हैं तो उसमें कुछ ठीक नहीं होता है। हर कोई चाहता है, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका गाना हिट हो। बिल्कुल। प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं, मैं सारा ले भी नहीं पाऊंगा क्योंकि एक आध अंत में आपसे हम और प्रश्न मुझे पूछना है। डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि पुराने वक्तों की फिल्मों में गाने फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते थे, पर आजकल की फिल्मों में गाने कथा को विस्तार नहीं देते।
तो शुद्ध मनोरंजन है, ये सब परिवर्तन है, हम सब जानते हैं। अरु अरु मुर्गई, क्योंकि यहाँ पूरा नाम मुझे नहीं आ रहा है, अगर मैं पूरा नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। आई वुड से बाहुबली ऑल्सो हैड एन आइटम सॉन्ग। सुनील कुमार जी का कहना है कि बहुत ही सुंदर सत्र रहा। निश्चित रूप से आप डॉक्टर सागर के जीवन और ज्ञान अनुभव में समृद्ध हैं, उन्हें बधाई, शुभकामनाएं। सुनील कुमार सुमन जी भी जुड़े हुए हैं, आपके कावेरी के मित्र हैं जो है, तो जी, जी, उनको सलाम, सुनील भैया को सलाम पहुंचे। एक प्रश्न जो है कई लोगों ने पूछा है कि आपकी जो फिल्मी कैरियर है अब तक की, इसमें कौन सा ऐसा गीत है जिसको लिख करके लगा हो आपको कि थोड़ा जो है मैंने मुकम्मल कुछ लिखा है, जो कुछ हमें याद रखा जाएगा? खास और जो तौर पसंद, से, हाँ, खास तौर से जो बॉलीवुड डायरीज फिल्म थी जिसके डायरेक्टर केडी सत्यम थे, उनका मरहूम केडी सत्यम, तो उसमें मैंने 4 गाने लिखे थे, तितली और मनवा बहरूपिया, मन का मिर्गा और पिया की नगरी। चारों गानों से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अच्छा लिखा। सुधीर मिश्रा की फिल्म दासदेव में ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, और अविनाश दास की फिल्म अनारकली अफारा में मोरा पिया मतलब का यार। तो ढेर सारे गीत ऐसे हैं। लाली की शादी में लड्डू दीवाना मैंने, रोग जाने कैसा ये अनोखा दे गया, मुझ में ही रह के दिल ये धोखा दे गया, राहत फतेह अली खान की आवाज में। और मैं और चार्ल्स एक फिल्म थी रणदीप हुड्डा की जिसे मैंने लिखा था, वो तो यही है लेकिन हर कोई उसको ढूंढे, परवाह नहीं है चाहे दिल चाहे जहां भी छूटे, रूह और जिस्म में वो ऐसे उतर जाएगा, आईना भी देखिए तो वही नजर आएगा, पंखों को काटे पहले फिर वो आजाद करे, नींदों में घुस के मेरे सपने बर्बाद करे। ये चार्ल्स सोबरास के कैरेक्टर को मैंने उतारा था। तो बहुत सारे गीत मैंने ऐसे लिखे हैं कि जिससे मैं खुश हूँ कि मेरा आना यहाँ सार्थक रहा, मुझे अच्छे गीत लिखने के चांसेस मिले। बिल्कुल। रविंदर जी, क्या 2-3 लाइन इनका आप सुना पाएंगे? जी सर, 1 मिनट। हाँ, तो बस आप शुरू करें, उससे पहले मैं धन्यवाद दे दूं भाई डॉक्टर सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो प्रैक्टिस वाले लोग होते हैं उनसे प्रैक्टिस में इतना ज्ञान मिल जाता है कि पता नहीं चलता है। आपसे बहुत सारा ज्ञान बिना सैद्धांतिकरण किए हुए मिल गया। अभी डॉक्टर बजाज जी आए थे, उन्होंने जो चीजें बताई, पता नहीं वो अकादमिक दुनिया में हम 10 साल पढ़ते रहते। तो आपने जो कुछ सूत्र वाक्य में कहा कि भैया लोक से जुड़ो, अपने लोकगीतों से जुड़ो, और फिर वहां जाने के लिए थोड़ा रिद्म भी सीखो, क्योंकि कभी रिद्म के आगे भी रहना है, कभी रिद्म के पीछे भी रहना है, कभी शब्दों से भी खेलना है और कभी शब्दों के साथ नाचना भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, इतने दिग्गज यहाँ विद्वानों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला, आप सबका हृदय से आभार। बिल्कुल, हमारे प्राचार्य की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट, आधा मिनट में कहूँगा कुछ इनका गाना अगर चल जाए तो भी धन्यवाद ही हो जाएगा। इसी गीत के बारे में मैं कह रहा था, ज्यादा अच्छा लगा। मैं मरना यहाँ है,